अरे मैडम जी, नहीं मैं रख देता हूँ आपका सामान घर तक। नहीं नहीं, मैं रख लूंगी, थैंक यू। मेंशन नॉट मैडम जी। लो, हो गए फिर से दोनों शुरू। तू जब भी करनाल से आता है, इस घर में इस गेम के अलावा कोई बात नहीं चलती। तुझे पता है ना मीनल की शादी सर पे। हाँ अरे तुम्हें क्या हो गया? मेरी तरफ से तो पूरी तैयारी है ना। मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप लोगों को शिकायत करनी है ना, गीता दीदी की करो। क्या कहा था आप लोगों ने? इस वीकेंड आ जाएगी, आई वो। लो, याद किया और आ गया इसका वीडियो कॉल। हेलो, कैसे हैं आप सब? हम सब तुझसे बहुत नाराज हैं। तू आई क्यों नहीं? अच्छा बाबा, सॉरी, नेक्स्ट टाइम पक्का आऊंगी। मैं 1 मिनट में आती हूँ। अरे, ये मीनल को किसका फोन आ गया? अरे उसे तो फोन आते रहते बेटा। तू बता कैसी है, वहाँ सब ठीक है? हेलो, इतनी रात को कौन आया होगा? मैं देखता हूँ, रुको। अंदर भी एक लड़की है लेकिन वो जिंदा है। सर, घर में 2 मर्डर हुए हैं और जो लड़की जिंदा है शायद उसके साथ रेप भी किया गया है। शायद उसको ही मारने का इरादा हो, लेकिन किलर को अंदाजा नहीं हुआ कि वो जिंदा है। सर, घर में लूट के साइन भी हैं। हो सकता है ये मर्डर्स लूट के इरादे से किए गए हैं। माना लूट हुई है, लेकिन बॉडी को गौर से देखो। जिस बेरहमी से कत्ल किए गए हैं, लगता है किसी ने पुरानी दुश्मनी निकाली। हो सकता है मोटिव मर्डर का ही हो और लूट मिसगाइड करने के लिए की गई, ताकि ये लगे कि सारे कत्ल किसी लूटने वाले गिरोह ने किए। सर, एक कॉलोनी का चौकीदार है रतन। कल रात को नाइट ड्यूटी पे था। सुबह सबसे पहले इसी ने घटना को विटनेस किया और आसपास के लोगों को इकट्ठा भी किया। ड्यूटी पे था तो? हाँ साहब। क्या देखा तूने? कुछ नहीं साहब। इतना बड़ा कांड हो गया, तूने कुछ नहीं देखा? अब वो हमारी आंख लगी थी रात को। सिंह, इसको नींद से जगाओ जरा। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब विकास, पड़ोसी से पूछताछ करो और देखो आसपास कोई सीसीटीवी है या नहीं। सर, मिश्रा, इस सीसीटीवी की फुटेज निकलवाओ जल्द से जल्द। सर, माधुरी आंटी यहाँ अपनी बेटी मीनल के साथ रहती थी और उनका बेटा रामेंद्र करनाल में काम करता था। हर सैटरडे संडे को आता था, तो शायद कल भी आया हो। उनका कोई रिश्तेदार है? हाँ सर, उनकी एक बड़ी बेटी भी है गीता, पर उसकी शादी हो चुकी है और अभी वो भोपाल में रहती है। अच्छा, माधुरी की फैमिली का किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, ऐसा कुछ? सर, ये लोग बहुत ही अच्छे थे और माधुरी आंटी आए दिन पूजा पाठ दान पुण्य भी करती थी। साहब, हमारी सोसाइटी में एक ही गार्ड है रतन। 3-4 बार हमने नाइट के लिए अलग गार्ड रखा, मगर साहब वो किसी को टिकने ही नहीं देता था।
रानी 8 बज गए, मेरा जूस कहाँ है? लाई पापा। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है इस घर में। पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। पापा जूस। जूस? पूरे 2 मिनट लेट हो तुम। अब मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारे हाथ ऊपर करके तुम्हें खड़ा रखूंगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? सॉरी पापा। सॉरी पापा। अब जाओ, तरीका हो सर पे। सुनो, ठीक 9 बजे मुझे नाश्ता तैयार चाहिए। मैंने होमवर्क कर लिया। अरे वाह मेरा बच्चा, शाबाश। अब चलो कमरे में चल के देखते तुमने होमवर्क सही किया या नहीं। आओ चलते हैं। शाबाश। देख, हम जानते हैं कांड तूने किया है। बोल तेरे साथ और कौन कौन शामिल था? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, हमारी गलती बस इतनी सी कि हमारी आग लग गई थी। आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बोल दे, वरना मीनल के होश में आने के बाद सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। मीनल जी जिंदा? जिंदा है। तुम लोगों ने मारने की पूरी कोशिश की थी ना, लेकिन बच गए। साहब ये क्या कह रहे हो साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच कह रहे हो, हमारी अम्मा की कसम खा के कह रहे हो साहब। ऐसे नहीं मानेगा, तोड़ो साला। जी बेटा, तुम जिस बस्ती में रहते हो ना बेटा, है वहां वैसे ही बहुत गंदगी होती है ना? तो अगर तुम रोज नहाओगे नहीं बेटा, फिर बीमार पड़ जाओगे, है ना बेटा? इसलिए रोज नहाया करो। नहाने से है ना बेटा, मन बहुत खुश रहता है और पढ़ाई भी मन लगा रहता है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? पापा जी, कितनी बार कहा है तुमसे मेरे कमरे में नॉक करके आया करो। पापा जी वो चाय एक्चुअली। जो कहना बाद में कहो, जाओ भी यहां से। जी। तो मोहल्ले के गेट पे जो सीसीटीवी मिला था वो पिछले 5 दिनों से फंक्शनल नहीं है। हो सकता है उसे भी पर्पसली खराब किया गया हो और इसमें भी रतन इन्वॉल्व हो। अब बोलेगा सच? बेकसूर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे डर दीजिए साहब, बहुत डर लग रही साहब। अभी भी इसकी गर्मी निकली नहीं, इसको और लटाओ बर्फ की सिली पे, तब ये सच बोलेगा। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ साहब। बोल। साहब उस दिन ना मैंने आप ही के लोगों को देखा था साहब। हमारे लोगों को? मतलब पुलिस वालों को? हाँ साहब, पहले मैं ये बात बताने से आपको डर रहा था, लेकिन उस रात ना साहब पुलिस वाले आए थे वापस और मेरी आग लगी हुई थी, इसलिए उनके पास जाने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई साहब। साहब वहां पर रात काफी थी साहब, इसलिए अंधेरे में किसी के चेहरा नहीं देख पाया, पर सबने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी साहब। अपनी बकवास बंद कर। थोड़ी देर बाद बोलेगा वहां 4 टेररिस्ट आए थे गाड़ी में, तो तेरी बात मान लेंगे हम? पूरी रात इसको बर्फ की सिली पे लेटा, तब इसकी गर्मी निकलेगी। सब मुझे पता था आप लोग मेरी बातों को विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा था साहब। सब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने पुलिस वालों को देखा था। रानी, मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक 8 बजे वापस आऊंगा। तब तक मुझे खाना तैयार चाहिए। ओके पापा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया इस इंसान का। गनीमत समझो तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी पापा ने। हाँ तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, लेकिन मेरा कहने को मैं इस घर का जमाई हूं, लेकिन मेरी औकात कुत्ते से ज्यादा नहीं है। और ये तुम्हारे बाप का कमीनापन है। शट अप अनिल, जबान संभाल के बात करो। तुम अपने पापा को संभालो ना। ये बच्चे पढ़ाने की समाज सेवा के नाम पे वो जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा तुम्हें कोई अंदाजा है? बस अनिल, मैं मानती हूँ पापा थोड़े गुस्सैल है, स्ट्रिक्ट है, पर तुम मेरे पापा के बारे में इतना गंदा सोच भी कैसे सकते हो? गंदा कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं मैं। तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, क्या करतूते कर रहे हैं, वो सब मैं देख चुका हूं। तुम्हारे पापा के चक्कर में हम सब फंसने वाले हैं।
एक भी बच्चे के अगर माँ बाप को यह पता लग गया ना तो हम सबके सब जेल पे चले जाएंगे। अरे बेटा, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मैडम, मैं कहाँ रो रही हूँ। कितने बहादुर हो आप, रो भी रहे हो और तकलीफ भी नहीं बता रहे। तकलीफ कैसी मैडम, हम फूल वालों को तो कांटों से तीस करनी पड़ती है। तुम कितनी गहरी बातें करती हो। कहाँ है तुम्हारी माँ? मेरी माँ मजदूरी पे गई है और मैं यहाँ फूल बेचती हूँ। आप लोगे मेरे फूल? पहले आप मुस्कुराओ, तब मैं लूंगी आपके फूल। ये हुई ना बात, चलो दे दो। थैंक यू। ये रतन बार बार अपना बयान बदल रहा है और ये अकेला नहीं होगा, इसके और भी साथी होंगे जिनके साथ मिलकर इसने इस लूट, कत्ल और बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है। और इस पूरी वारदात को सिर्फ मीनल ने विटनेस की। उसका बयान हमारे केस के लिए बहुत अहम है। उसकी तबीयत कैसी है? कंडीशन ठीक नहीं है सर उसकी, कुछ कह नहीं सकते कि बयान देने की हालत में कब आएगी वो। और वो माधुरी की बड़ी बेटी गीता, वो कब लौट रही? सर इन्फॉर्म कर दिया मैंने उसको, भोपाल में रहती है, आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही आती है मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म करो। हो सकता है इसके बयान से हमें इस केस में कुछ मदद मिले। सर माँ, वो आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे सारे फूल ले लिए। तू है ही ऐसी, ये पत्थर भी पिघल जाए। पर तुम नहीं पिघलती माँ, और मेरी एक भी बात नहीं मानती। तू सोच ले, मैं तेरी निर्दयी माँ हूं, लेकिन तेरा भला ही सोचूंगी। मैं गमी सर। कमेंट। सर फॉरेंसिक टीम को माधुरी के घर से ऐसे कोई भी अननोन फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं जो क्रिमिनल से बिलोंग करते हो। शायद क्रिमिनल्स ने हैंड ग्लव्स पहने होंगे। सर रतन बोल रहा था कि वहां पर पुलिस की वर्दी में लोग आए थे, लेकिन मैंने पेट्रोलिंग टीम से चेक किया, उस रात वारदात के दौरान वहां पर कोई भी पीसीआर नहीं गई थी। मतलब ये रतन झूठ बोल रहा है। हो सकता है उसने खुद ही किसी गैंग को एंट्री दी हो। लेकिन सर रतन के कॉल रिकॉर्ड में इसका कोई क्लू नहीं मिल रहा। एक बात और सर, मैं मीनल का इलाज कर रहे डॉक्टर से मिला था, उन्होंने कंफर्म किया कि मीनल के साथ रेप भी हुआ था। लेकिन सर मीनल की बॉडी पर से सिर्फ एक ही रेपिस्ट का डीएनए मिला, जबकि हम मान रहे थे कि इतनी बड़ी लूट और हत्या को कई लोगों ने अंजाम दिया होगा। मीनल की बॉडी पर जो रेपिस्ट के डीएनए सैंपल्स मिले उसे रतन के डीएनए सैंपल से मैच करवाने की परमिशन निकलवाओ। सर रतन, रविंदर, माधुरी और मीनल, इन सब के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर मीनल के नंबर पे एक सस्पिशियस नंबर मिला है और पिछले काफी समय से मीनल की इस नंबर पे बातें हो रही थी। किसका नंबर है? सर दीपक शर्मा, गुरुग्राम के सेक्टर 15 का रहने वाला है। और सर घटना के 2 दिन पहले से ये गायब है, इसके घर पे भी ताला लगा है। सर पता चला है कि मीनल के साथ इसकी शादी होने वाली थी। ये मीनल का मंगेतर है? जी सर। तो इसका इस लूट और बलात्कार से क्या कनेक्शन हो सकता है? कमिंग सर। हमें सर मीनल की बहन गीता आई है। बोला। सर उस रात मेरी सबसे फोन पे बात हुई थी, सब खुश थे। आपका पूरा परिवार खत्म हो गया, फिर भी आपको यहाँ आने में 24 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। सर मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड है और यहाँ आने के लिए मुझे टिकट भी नहीं मिल रही थी। अब आपकी माँ तो रही नहीं, और वैसे भी मीनल तो आपकी सगी बहन तो है नहीं। अब आपकी माँ के गुजरने के बाद उनकी पूरी प्रॉपर्टी, घर बार सब कुछ तो आप ही का है ना? आप कहना क्या चाहते हैं सर? वही जो आप समझ रही हैं। हमें पता चला है कि आपकी माँ अपनी प्रॉपर्टी का 50% आपकी सौतेली बहन मीनल को देने वाली थी और बाकी का आपको और आपके भाई रामेंद्र को। सर आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ नहीं था, और 50% का हिस्सा उसे देना वो तो माँ का अपना डिसीजन था सर। लेकिन आपको अपनी माँ के इस डिसीजन से ऑब्जेक्शन थी, आपने ऑब्जेक्ट भी किया था। यस सर, हमने ऑब्जेक्ट किया था, और माँ तो मीनल को हमारा घर भी देना चाहती थी। सर उस घर से हम सबकी यादें जुड़ी थी, हम बस यही चाहते थे कि वो घर मीनल को ना मिले।
और आपकी माँ नहीं मानी इसलिए आपने उनको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। और माँ ने तो हमारी बात मान ली थी। वो बोली थी कि वो मीनल के लिए दूसरा घर खरीदेंगे। दूसरा घर? यस सर, इसी वजह से तो घर में काफी सारा कैश रखा हुआ था और वो सब। अच्छा, आप दीपक के बारे में क्या जानते हैं? सर, माँ मीनल की शादी दीपक से कराना चाहती थी, पर मुझे दीपक बिल्कुल पसंद नहीं था सर। क्या? क्योंकि वो मीनल से सिर्फ इसलिए शादी करने के लिए तैयार हुआ ताकि उसे माँ से घर और काफी सारा दहेज मिल सके। मीनल अपाहिज है, इसलिए उसका घर बसाने के लिए माँ कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मुझे तो दीपक की नीयत पे शुरू से ही शक था सर। पर हमें पता चला कि दीपक गायब है। क्या? आप हमें बता सकती हैं दीपक कहाँ मिलेगा? उसके किसी जान पहचान वाले को आप जानती हैं? सर, मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, पर उसने बोला था कि उसके माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक, आप जा सकते हैं। सर, दीपक इस घटना के 2 दिन पहले से अपना फोन बंद करके गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले दीपक ने उस दिव्यांग लड़की मीनल से शादी करने की हाँ की और फिर इस लूट और हत्या को अंजाम दिया? इस केस को समझने के लिए पहले हमें मीनल और दीपक को समझना होगा। इस दीपक को किसी भी सूरत में ढूंढो। सर, दीपक के कॉल रिकॉर्ड में उसके कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के नंबर मिले थे, मैं उन सबसे मिला, लेकिन उसका कहीं से कोई लीड नहीं मिल पा रहा। हो सकता है कोई कुछ छुपा रहा हो। दीपक के कॉल रिकॉर्ड में जितने नंबर हैं सबको इन्वेस्टिगेट करो। सर, लाओ मैडम, मुझे दे दो, मैं संभालती हूँ इसे। हाँ, इसे थोड़ी देर के लिए तुम ले लो। थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट। अरे वाह, तुम तो इंग्लिश भी बोल लेती हो। पढ़ाई करती हो? नहीं मैडम, मैं नहीं पढ़ती। अच्छा चलो, तुम उसे 2 मिनट संभालो, मैं अब भी आई। हाँ, कमिंग सर। कमेंट। सर, अपने खबरी दीपक के दोस्तों पे नजर रखे हुए थे। सर, उन्होंने उनमें से एक दोस्त को सेक्टर 17 के घर में जाते हुए देखा है। सर, हो ना हो दीपक वहीं पे छुपा बैठा है। सर, मैं वैष्णो देवी गया हुआ था सर। मैं एक प्रीपेड नंबर यूज करता हूँ, इसलिए मेरा मोबाइल बंद हो गया सर। लेकिन जब मैं गुरुग्राम वापस आया, मुझे मालूम चला कि मीनल की फैमिली के साथ ये सब हो गया है। मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए छुप गया था। तो डर इसलिए रहा था क्योंकि तू इस सब में शामिल है? नहीं सर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है सर। मैं तो मीनल से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी गया था, लेकिन आप सबको वहां देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई सर। तो मैं जानता हूँ कि गीता मुझे पसंद नहीं करती, और मैं ये भी जानता हूँ कि सबसे पहला शक उसका मेरे पे ही आएगा सर। उसी डर से मैं छिपा हुआ था सर। आखिरी मौका दे रहा हूं, सच बोल दे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। ला प्रसाद से। दीपक के डीएनए को भी मीनल की बॉडी पर मिले रेपिस्ट के डीएनए से मैच करवाओ। देखते हैं क्या सामने आता है। मीनल की तबीयत कैसी है? सर, धीरे धीरे रिकवर कर रही है वो। लगता है बहुत जल्द बयान देने की हालत में होगी। रतन के अलावा माधुरी की बड़ी बेटी गीता और मीनल का मंगेतर दीपक भी हमारे प्राइम सस्पेक्ट, और इस वारदात का मकसद माधुरी की जायदाद के पीछे का लालच ही नजर आ रहा था। लेकिन इस केस के कई और पहलू, कई और ऐसे चेहरे थे जो तब हमें नजर नहीं आए थे। फूल बेचने वाली बच्ची सरिता, सरिता की मां रमाकांति, और वहीं कर्नल अनंत चौधरी और उसका परिवार, वो सब इस केस के चेहरे थे। लेकिन ये सब चेहरे इस केस से कैसे जुड़ने वाले थे तब हमें पता ही नहीं था। अरे क्या बदतमीजी है। सर, कंट्रोल रूम में फोन आया था। सेक्टर 21 के एक घर में मर्डर हुआ है। सर, ये वाला घर है।
जय हिंद सर। सर, ये कर्नल अनंत चौधरी हैं। अपने बेटी और दामाद के साथ यहाँ रहते थे। इनके साथ जब ये हादसा हुआ घर में यहाँ कोई नहीं था, और सुबह जब इनके बेटी दामाद यहाँ पहुंचे तो उन्होंने ये सब देखा। तो घर में लूटपाट भी हुई है। बेटी और दामाद क्या सब आ रही हैं। कल मैं और मेरे हस्बैंड अपने रिलेटिव से मिलने रोहिणी गए हुए थे, और जब हम सुबह घर वापस आए तो आपके और कर्नल साहब के अलावा घर में कोई और भी रहता है? नहीं सर। आपको किसी पे शक? सर अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कर्नल चौधरी के बारे में सब कुछ पता लगा उनकी बेटी और दामाद जो उनके बारे में कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई? सर, रात में यहाँ से किसी को आते जाते देखा था क्या? नहीं साहब, लेकिन कल शाम को कर्नल साहब के घर से काफी लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी, और उसके थोड़ी देर बाद उनका बेटी और दामाद सामान लेके यहाँ से कहीं निकल गए। ऐसा लग रहा था कहीं बाहर जा रहे हैं। सर हमारा पापा से झगड़ा हुआ था, लेकिन उनका मर्डर से इस बात का कोई लेना देना है या नहीं वो हम डिसाइड करेंगे। आप ये बताइए कि झगड़े की वजह क्या थी? सर, हम आपको पहले बता नहीं पाए। एक्चुअली मेरे ससुर जी अच्छे इंसान नहीं थे। जो भी कहना साफ साफ बोले। सर, वो पेडोफिलिक थे। सर, वो चैरिटी के नाम पे बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन उनकी इंटेंशन ठीक नहीं थी। वो किसी न किसी बहाने से बच्चों को घर पे ले आते थे। और क्या ये सब सच है? हाँ सर, इसी वजह से उस दिन हमारा पापा से झगड़ा हुआ था। अरे वाह, हैंडसम लग रहा है मेरा राजू। बहुत अच्छे लग रहे हो। ये लो बेटा, ये पैसे अपने पापा को दे देना, ठीक है? जाओ, शाबाश। क्या है रानी, क्या बदतमीजी है? कितनी बार कहा है तुमसे मेरे कमरे में आने से पहले नॉक किया करो। एक मिलिट्री मैन की बेटी होकर इतनी भी डिसिप्लिन नहीं है तुम। कीजिए पापा, मैं इतने टाइम से अनिल की बातों को इग्नोर कर रही, पर वो सही है। तो शर्म आती है कि आप मेरे पापा। क्या मतलब, क्या है तुम्हारा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप बच्चों को कमरे में लाके उनके साथ माइंड लैंग्वेज। पहले आप अपनी हरकतें देखिए पापा। नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो बच्चों के साथ ऐसी गंदी हरकतें करते। नहीं रहना मेरे साथ, तो निकल जाओ यहाँ से। हमें तो डर लग रहा था कि उनकी इन हरकतों की वजह से कोई बड़ा बवाल ना खड़ा हो जाए। और तो आपको लगता है इनकी मौत के पीछे ये वजह हो सकती है? सर, हो सकता है किसी बच्चे के पेरेंट्स को इसकी असलियत का पता लग गया, और वो किन किन बच्चों का आना जाना इस घर में? सर अभी कुछ दिनों से कोई राजू नाम का लड़का बार बार आ रहा था घर पर। रहता कहाँ है रोहित? सर, वो पास की बस्ती में रहता है। उसका स्केच बनवा सकते हैं? एक बात बताओ, वैसे तुम रहती कहाँ हो? पास वाली झोपड़पट्टी में। अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है, हमें तो डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। चलो उठो जल्दी। नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। से नहीं होगा, चलो। हाँ साहब, कर्नल साहब यहाँ के बच्चों को पढ़ाते थे। तो बच्चों, हम आज फिर से हिंदी कविता दोहराएंगे जो हमने कल पढ़ी थी। चल घर चल घर पे। अरे अरे, ये क्या कर रही है? मोहन को क्यों ले जा रही है? मेरे बच्चों से दूर रहा करो। हमने सुना है कि आपका उनसे काफी झगड़ा भी हुआ था। हाँ साहब, लेकिन हमें मालूम नहीं था। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे कर्नल साहब। वो कैसे? साहब, वो बच्चे को पढ़ाते ही नहीं, बल्कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे उनको स्कूल भेजते थे और उनकी फीस भी भरते थे। साहब, उस दिन मैं अपने बच्चे को लेकर आई थी, उसके बाद आकर वो मुझसे मिले भी थे। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप अपने बच्चे को मुझसे क्यों नहीं पढ़वाना चाहते, लेकिन स्कूल भी तो नहीं जा रहा है। चलिए, मुझसे मत पढ़वाइए, लेकिन इसका स्कूल में एडमिशन तो करवा दीजिए। ये लीजिए। साहब, वो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, बल्कि उन्हें साफ सुथरा रहने की बात भी बोलते थे, और कुछ बच्चों को तो वो अपने घर ले जाकर नहलाते थे और उन्हें नए कपड़े देते थे। इस बच्चे को जानती हो? पता चला है कि इसी इलाके में कहीं रहता है ये। हाँ साहब, ये तो राजू है।
इसका परिवार तो 3 दिन पहले यहाँ से चला गया। कहाँ गया वो? मैंने सुना था उनको मजदूरी का काम मिल गया है दिल्ली में, तो वहीं चले गए होंगे। सर उस औरत ने ही नहीं बल्कि काफी लोगों ने कर्नल आनंद चौधरी के बारे में अच्छा बोला है। काफी लोगों की मदद करते थे वो। लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा कि रानी और अनिल को ये क्यों लगा कि वो पेडोफाइल है। अब या तो ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, या हो सकता है उनकी गलतफहमी हुई और उन लोगों ने जिस राजू नाम के बच्चे का स्केच बनवाया था वो 3 दिन पहले अपनी फैमिली के साथ कहीं चला गया। इसका क्या चक्कर हो सकता है? सर ये मुन्ना है, हिस्ट्री शीटर है। सर कर्नल के घर पे फोरेंसिक टीम को एक अननोन आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। हमने अपने डाटाबेस से वो फिंगरप्रिंट मैच करके देखे, वो इस मुन्ना हिस्ट्री शीटर के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। सर ये मुन्ना राजस्थान की एक जेल में लूटपाट और चोरी के इल्जाम में बंद रह चुका है। काफी टाइम पहले वहां से छूट गया था, लेकिन अभी अंडरग्राउंड है। तो हो सकता है इस हिस्ट्री शीटर मुन्ना ने कर्नल चौधरी का कत्ल किया, और ये भी हो सकता है किसी ने इसको सुपारी दी। लेकिन सवाल यह है कि सुपारी किसने दी होगी? सर हो सकता है ये सुपारी रानी और अनिल ने दी, क्योंकि पता चला है कि रानी और अनिल की कर्नल आनंद चौधरी से बिल्कुल नहीं बनती थी और कर्नल के मरने के बाद जायदाद भी उन्हीं की होने वाली थी। तो शायद रानी और अनिल ने हमें कर्नल के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी। दोनों की बैकग्राउंड चेक करो और ये भी चेक करो क्या कर्नल की बैकग्राउंड में कोई ऐसा था जिसका इस हिस्ट्री शीटर मुन्ना से कोई ताल्लुक हो। सब माना कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही पाला था। उनके कहने पे ही मैं दिल से शादी कर रही थी। उस दिन रात को रामेंद्र भैया करनाल से वापस आते, हम बहुत खुश थे सब। कौन है? दरवाजा खोलिए। पुलिस। पुलिस? क्या हो गया? जी पर बात क्या है? ये माधुरी जी का घर है ना? जी। आपसे एक केस के बारे में बात करनी है। दरवाजा खोलिए। ये कौन है? जी ये मेरा बेटा है। और उसने तो कहा था घर पे सिर्फ बुढ़िया और लड़की रहती है, फिर ये कहां से आ गया? तुम चारों ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी? हाँ सर। सर मतलब रतन वाकई में सच बोल रहा था कि उस रात पुलिस यूनिफॉर्म में कोई गैंग आया था। लेकिन ऐसा कौन सा गैंग हो सकता है जो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के इस तरह का कांड करे? पता करो, क्या पहले भी कभी किसी गैंग ने इस तरह का कांड किया? सर अरे तुम्हें तो बुखार था ना, तुम बेडरूम से यहाँ क्यों आई? और ये एप्पल मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरा बुखार तो उठ गया, और वैसे बिना छोटू बेबी को देखे मेरा मन नहीं लगता। और छोटू बेबी का भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। वो क्या है, छोटे बेबी को दूर से ही प्यार, वो क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। हाँ देखा छोटू बेबी, तुम्हारी मासी कितनी समझदार है। मैं मासी हूँ? सरिता मासी। मासी? सरिता मासी? कमें सर। काम। सर माधुरी के घर पे हुए अटैक से कुछ दिन पहले मानेसर हाईवे पर कुछ पुलिस वर्दी पहने हुए लोगों ने एक ट्रक चलाने वाले को उसका ट्रक रोक कर लूटपाट की थी, और यह केस मानेसर थाने में दर्ज हुआ था। और उस समय उस ट्रक का हेल्पर किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन उसने उन क्रिमिनल्स के स्केच बनवाए थे। ये देखिए सर। सर इनमें एक मुन्ना भी था। और यही मुन्ना कर्नल चौधरी और माधुरी के घर पे भी मौजूद था। और मीनल ने कहा था कि वो लोग रामेंद्र को वहां देखकर हैरान हुए थे। और उसने तो कहा था घर पे सिर्फ बुढ़िया और लड़की रहती है, फिर ये कहां से आ गया? मतलब इन लोगों ने उस घर की पहले रेकी की थी। ये लोग अच्छी तरह से जानते थे कि उस घर में सिर्फ माधुरी और मीनल रहते, इसलिए उस घर को टारगेट किया गया। सर ये कर्नल चौधरी अपनी बेटी और दामाद के साथ उस घर में रहते थे, और जब ये दोनों ही घर में नहीं थे उसी समय यह हादसा हुआ। अब सर ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई साजिश, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये चक्कर भी समझ में नहीं आ रहा कि जो बच्चा राजू कर्नल चौधरी के घर पर अक्सर आता जाता था, वो अचानक अपनी फैमिली के साथ कहाँ गायब हो गई और क्यों? और हमें पता चला था कि माधुरी स्लम की बच्चियों को मंदिर में बुलाकर उन्हें कन्या भोज करवाती थी। डॉक्टर से कहो कि हमें मीनल से दोबारा मिलना है।
माँ शुरू से हर 15 दिन में अष्टमी पे कन्या भोज कराती थी। उन बच्चों में कभी आपने इस लड़के को देखा था? नहीं सर, इसको तो नहीं देखा, लेकिन हाँ माँ एक बच्ची को पसंद करने लगी थी। अक्सर माँ उसको घर लेके आती थी। क्या नाम था उस बच्ची का? कहाँ रहती थी जानती हैं? नहीं पता सर, लेकिन वो मैंने आप उसका स्केच बनवा पाएंगे? अरे तुम क्यों लेकर आई मेरे लिए पानी? मैं ले आती ना। मैडम जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सारे काम मुझे बोलो, मैं कर लूंगी। तुम हमें जेल भिजवाना चाहती हो? जेल? हाँ, छोटे बच्चों से काम कराना गैर कानूनी होता है, आपको पता है? अरे मैडम जी मैं कहाँ काम कर रही हूँ, मैं तो बस अपनी बड़ी दीदी के लिए पानी ला रही थी। थैंक यू मेरी छोटी बहना, सो स्वीट। सर मीनल ने जिस बच्ची का स्केच बनवाया था मैंने इसके बारे में मंदिर में पता किया, लेकिन सर ये काफी टाइम से वहां पर देखी नहीं गई है। लेकिन ये पता चला है कि इस बच्ची का नाम सरिता है। और सर जितने भी लोगों से मैंने इस बच्ची के बारे में पूछताछ की, निकलकर यही सामने आया कि बच्ची सरिता माधुरी के घर पे हुए अटैक से पहले ही गायब हो गई थी। और वो बच्चा राजू, वो भी कर्नल के घर पर अटैक होने के 2 दिन पहले गायब हुआ था। लेकिन सर इन बच्चों का मुन्ना जैसे हिस्ट्री शीटर से क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है विकास, अब क्या कनेक्शन है ये पता लगाना होगा। खबरियों को काम पे लगा, दोनों केसेस की इंफॉर्मेशन निकलो। सर हमें ऐसा लग रहा था कि राजू और सरिता ऐसे 2 चेहरे थे जो इन दोनों ही केसेस को जोड़ने वाली कड़ी थे, लेकिन उनका हिस्ट्री शीटर मुन्ना से क्या कनेक्शन हो सकता था ये जानने के लिए हमने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के तकरीबन सारे पुलिस स्टेशन की पुरानी फाइलों को छान मारा। पुलिस टीम और खबरियों की दिन रात की मेहनत के बाद हमारे हाथ ऐसी इंफॉर्मेशन लगी जिसने इस केस का एक अलग ही पहलू हमारे सामने रख दिया। माधुरी और कर्नल चौधरी के घर पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि यही गैंग है, लीचड़ गैंग। दोनों वारदातों में पैटर्न सेम है, जो कि लीचड़ गैंग की मॉडस ऑपरेंडी से मैच करता है। कर्नल चौधरी मंदिर के पास ट्यूशन पढ़ाता है और माधुरी भी कन्या भोजन के लिए अपने घर के पास वाले स्लम से कन्याओं को बुलाकर मंदिर में भोजन करवाते हैं। और कर्नल चौधरी के घर के पास के स्लम में रहने वाला बच्चा राजू अब गायब है और माधुरी की बहुत करीब बच्ची सरिता भी। मतलब साहब लीचड़ गैंग बच्चों की मदद से काम करता है। वो पहले खुद अपना टारगेट चुनते हैं और फिर बच्चों से उस टारगेट की रैकी करवाते हैं। और ये बच्चा राजू स्टूडेंट बनके कर्नल चौधरी के घर में, और हो सकता है कि शायद ये दोनों बच्चे लीचड़ गैंग के लिए काम करते हैं। लीचड़ गैंग का एक पैटर्न है, जो बच्चे उनके टारगेट की रैकी करते हैं, वारदात होने के 2-3 दिन पहले से ही वो बच्चे गायब हो जाते और फिर उस गैंग की दूसरी टीम टारगेट पर धावा बोल देती। यह है लीचड़ गैंग का लीडर राजबल्लभ, 8 कत्ल और लूटपाट के केसेस में वांटेड है। इससे पहले इस गैंग के सामने आए सारे केसेस की एक डिटेल स्टडी करो, खबरों को काम पे लगाओ। इससे पहले ये गैंग किसी और को अपना टारगेट बनाए, हमें इस गैंग को धरना है किसी भी सूरत में। सर दीदी आपके साथ आपके पति नहीं रहते? नहीं, वो फौज में रहते हैं, मगर जब आएंगे मैं तुमको उनसे मिलवाऊंगी, ठीक है? पर मैं तो आज ही जा रही हूँ। आज ही जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मेरी माँ को नया काम मिला है सोहना में, तो हम वही जा रहे हैं आज। तुम आज ही जा रही हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं? खैर छोड़ो, सोहना में कहाँ? हम तुमसे वहां पर मिलने आएंगे। वो तो पता नहीं, पर हाँ मैं अपनी माँ से पूछकर आपको फोन करूंगी। पक्का? पक्का। ठीक है, बाय दीदी। अब मैं जाऊँ? नहीं, 1 मिनट। ये लो,
ये पैसे अपनी मम्मी को देना और तुम्हारे रास्ते के लिए इसमें कुछ जरूरत का सामान है, ठीक है? बाय दीदी। अपना ध्यान रखना। बाय बाय। हाँ जगत बोलो। राजवल्लभ कहाँ? बोलो बोलो, राजवल्लभ कहाँ? एक तरफ जहां हमने अनीता के घर में होने वाली लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ हमारे एरिया के एक और घर को टारगेट बनाया गया था, जहां माधुरी और कर्नल के घर की तरह ही न सिर्फ लूट हुई थी बल्कि उस घर में रहने वाले अकेले बुजुर्ग का कत्ल भी कर दिया गया था। इस वारदात की मोडस ऑपरेंडी भी लीचड़ गैंग से मिलती जुलती नजर आ रही थी, लेकिन अनीता के घर से हमने जिन मुजरिमों को पकड़ा था उनके बयान एक बार फिर से इस केस को उलझाने वाले थे। लीचड़ गैंग के लिए काम करते ना? नहीं साहब, हम किसी लीचड़ गैंग के लिए काम नहीं करते साहब, हम तो वहाँ चोरी करने गए थे साहब। सरिता ने उस घर की रेकी की, और सरिता ने माधुरी के घर की रेकी भी की थी जहां तुम लोगों ने पहले लूट की और फिर उस घर को लूटा। और वो लड़का राजू, वो भी तुम्हारे गैंग के लिए काम करता है। उसी की मदद से तुम लोगों ने कर्नल का घर लूटा और उसका कत्ल किया। साहब हमने किसी का कत्ल नहीं किया साहब, और हम किसी भी सरिता और राजू को भी नहीं जानते साहब। झूठ बोलता, ऐसे नहीं मानेंगे, तोड़ो इन्हें। ये सब अपने आदमियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर इनमें से तो कोई सच ही नहीं उगल रहा है। एक बार फिर से अनीता को मिलते हैं, हो सकता है वो हमें सरिता के बारे में कुछ ऐसा बता सके जिससे हमें राजवल्लभ और उसके बाकी आदमियों तक पहुंचने में मदद मिले। राइट सर। जब सरिता यहाँ से गई थी तो उसने आपसे कुछ कहा था? कोई भी ऐसी बात जो हमें उन तक पहुंचने में मदद कर सके? सर मैंने जब उसे 2000 रुपए दिए थे तो वो 10-15 मिनट के बाद फिर से मेरे पास वापस आई थी। ये लो, ये पैसे अपनी मम्मी को देना और तुम्हारे रास्ते के लिए इसमें कुछ जरूरत का सामान है। दीदी। सरिता क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? दीदी मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? लेकिन हुआ क्या? दीदी आप चले जाओ वरना वो लोग आके आपको मार देंगे। मार देंगे? सर उसी के बाद मैंने आपको सरिता के बारे में इन्फॉर्म किया था। लेकिन हाँ सर, सरिता बोल रही थी कि वो अपने मम्मी पापा के साथ सोना जा रही है। सोना? इस छोरी ने फिर से हमारे साथ दगा करा है। वो तो इसके हाव भाव से मन में पहले ही पता चल गया था कि वो हमने फंसवाएगी, इसलिए मैंने वहां अपने दूसरे आदमियों को भेजा था। लेकिन राजवल्लभ भाई, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। वो लीचड़ गैंग के वफादार आदमी है, मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन ये सरिता, इसने इसके की सजा जरूर मिलेगी। हमारे गैंग का यो नियम है, जो भी दगा करे है उसने सजा मिले, और सरिता तन्ने भी सजा मिलेगी। हेलो, गाड़ी घुमा, आगे से टर्न लो। चल
हथियार ला। पुलिस आ गई। छोड़ो छोड़ो मुझे। तुझे क्या लगा था तेरे आदमी मुंह नहीं खोलेंगे तो तुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे? लेके जा उठा। मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा तुझे, मुझे माफ कर दे। मेरे कर्मों की सजा तुझे मिली मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। यूं तो सरिता खूंखार अपराधियों के लीचड़ गैंग का हिस्सा थी, लेकिन उसकी मासूमियत ने उसे यह फर्क बहुत जल्दी समझा दिया था कि लालच और हिंसा का अंत हमेशा बुरा होता है। सरिता को हमने बचा लिया और सरिता समेत बाकी और बच्चों को भी बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लेकिन सच ये भी है कि सरिता की वजह से ही हम उस गैंग तक पहुंचने में कामयाब हुए थे, जो गैंग पिछले कई सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में अपना आतंक फैलाए हुए था। कंपैशन, दया भाव समाज के समुचित विकास के लिए अच्छा है, लेकिन जज्बातों की रौ में बहकर बिना जांच पड़ताल किए किसी अनजान के लिए अपने घर के दरवाजे खोल देना एक दस्तक है। आप अपने घर में एक जुर्म को दाखिल कर रहे हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। और कितनी दूर है? बस अब ये पहुंच गए साहब, ये देखिए। नमस्कार, आदाब। मैं आदिल खान क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। क्राइम पेट्रोल के जरिए आपने हर तरह के जुर्म से जुड़े केसेस देखे होंगे, लेकिन यह केस अलग था। घटना देश के उस हिस्से की है जहां आम सुख सुविधाओं का अभाव रहता है। वहां ऐसा कुछ हुआ था जो एक नेशनल न्यूज बनकर सामने आया, जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। इस केस के हर मोड़ पर मैं यही सोचता रहा कि क्या उस 10 साल की मासूम बच्ची फलक, जिसकी तस्वीर देखकर ही मन भर आता, उस मासूम बच्ची के साथ किसी की इतनी शदीद नफरत कैसे हो सकती थी। फलक, अरे कहाँ भागती जा रही है? सुन तो, अरे फलक, फलक, और लकड़ियां नहीं चाहिए, चल तू वापस आ जा। अरे चलते। न जाने मौसम कब खराब हो जाए, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काट कर रख लेती हूँ, बाद में काम आ जाएगी। अरे तू तो बुजुर्गों जैसी बातें करने लगी। अम्मी, आप ही तो कहते हो कि मैं आपकी दादी अम्मा हूँ, तो इस दादी अम्मा की बात मानो और घर जाओ। मैं लकड़ियां भी काट लाऊंगी और खेल भी लूंगी। ठीक है मेरी दादी अम्मा, लेकिन घर जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है अम्मी। अरे इतना काम करेगी तो पेट में दर्द हो जाएगा। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है इकबाल भाईजान? भाईजान नहीं हूँ मैं तेरा। चल बताता हूँ तुझे मैं तेरा कौन हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फलक बेटा, फलक, फलक बेटा, फलक, फलक, फलक। फलक के अब्बू, फलक के अब्बू, फलक कहीं नहीं मिल रही है। क्या? फलक, 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 फलक बेटा, उस तरफ कहीं नहीं मिली फलक। दूसरी तरफ देख क्या? फिक्र हो रही है अपनी बच्ची की। फलक, फलक, और कितनी दूर है? बस अब ये पहुंच गए साहब, ये देखिए। रंजीत, बॉडी को देख के लगता है बच्ची के साथ रेप भी हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बंदोबस्त करो। सर। साहब, एक हफ्ते से आप हमें झूठी तसल्ली दे रहे थे। मैंने आपको पहले भी बोला था, इकबाल ने फलक की आबरू पे हाथ डाला था।
लेकिन फिर भी आपने उसको अंदर नहीं किया। देखो सलीम, हमने तहकीकात की थी, लेकिन इकबाल के खिलाफ हमें एक भी ठोस सबूत नहीं मिला, तो हम क्या करते? लेकिन साहब मैं बोल रहा हूँ वो इकबाल ने, तुम्हारी बेटी पहले लापता थी, लेकिन अब उसकी लाश मिली है। तुम इकबाल की परवाह मत करो। सांगवान सर, इस इकबाल को उठा के लाओ। क्या नाम बताया तुमने? राजन राज। तो ये लाश सबसे पहले तुमने यहाँ पे देखी थी? हाँ साहब, मैं सुबह अपनी बेटी चिंटी को लेके यहाँ से निकल। बस बाकी बातें थाने में पूछेंगे। मंगत जी सर, इसे थाने लेकर आओ। चलो। माजिद। जी साहब। तेरा बेटा इकबाल का है? मालूम नहीं साहब। देख, मुझे सब पता है, तूने अपने बेटे को छुपाया है ना? सच कह रहे हैं साहब, हमको कुछ पता नहीं है। जब से फलक की लाश मिली है वो भी गायब है साहब। देख, अपने बेटे को बचाने की कोशिश मत कर, उसको जल्द से जल्द थाने ले आ, वरना अगर हम लोगों ने उसे ढूंढा ना तो मुसीबत दुगनी हो जाएगी तेरी, समझा? मेरी बच्ची, या अल्लाह मेरी बच्ची। उस इकबाल ने क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। मैं उसे जान से मार दूंगी, उसको छोड़ूंगी नहीं। चुप हो जा गुलसुम, चुप हो जा। तूने हमें जहां वो लाश दिखाई, वो एरिया हम पूरे एक हफ्ते से छान रहे थे, लेकिन वो लाश सिर्फ तुझे ही दिखाई दी। ऐसा क्यों? साहब, मेरा भी रोजाना उस रास्ते से आना जाना रहता है। मुझे लगता है साहब कल रात में किसी ने लाश जंगल में फेंक दी होगी। ऐसा भी तो हो सकता है वो लाश तूने फेंक दी हो। पहले उस बच्ची फलक के साथ तूने एक हफ्ते तक रेप किया, और जब जी भर गया तो उस लड़की को मार के वहां फेंक दिया। क्या कह रहे हो साहब? मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ और फलक मेरी बेटी की उम्र की थी। लेकिन फलक थी वनराय समुदाय की और तू ठहरा पौरा समुदाय का। लकड़ी काटने से लेकर छोटी छोटी बातों पर तुम लोगों का झगड़ा होता रहता है। हो सकता है उस लड़की को मार के तूने बदला ले लिया। नहीं साहब, माना कि हमारे समुदायों के बीच में दुश्मनी है, लेकिन साहब हमने आज तक एक दूसरे की बहू बेटियों पे हाथ नहीं डाला। और साहब वो तो बच्ची थी। जब तक ये तहकीकात खत्म नहीं हो जाती तू ये गांव छोड़कर जा नहीं सकता कहीं भी। चल निकल यहाँ से। इकबाल उठ, नशे में लग रहा है। उठा के लेके चलो इसको, उठाओ। अबू, मेरी उम्र दौड़ने खेलने की है और आप मुझे कंधे के ऊपर झुला रहे हो। अरे नीचे उतारो ना अबू। यहाँ इतनी चढ़ाई है और पत्थर भी बहुत ज्यादा है, तू चलेगी कैसे? हा? आप नीचे तो उतारो अबू, मैं आपको दौड़ के भी दिखा दूंगी। उतारो ना अबू। अच्छा, जो हुकुम मेरे आका। भागो। भाग। पर अबू, अगर मैं भागी ना तो आप पीछे छूट जाओगे, इसलिए अच्छा है कि अपन साथ साथ ही चलते हैं और आपको थकान भी नहीं होगी। अरे तू इतना बक 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 करती है ना कि थकान क्या, सारी फिक्र उड़ जाती है। तू तो हमें सच में छोड़ के चली गई फलक। फलक तेरी बच्ची। माजिद, माजिद, पुलिस इकबाल को पकड़ कर ले गई। क्या? हाँ,
आज तक हमारे इलाके में कभी पुलिस नहीं आई। अरे आपसे झगड़े भी हमने मिलकर सुलझाए हैं, और इस सलीम की वजह से, अरे सलीम की वजह से आज मेरे बेटे को पुलिस उठाकर ले गई। अरे तेरे बेटे ने जो मेरी बेटी के साथ किया, वो अगर मेरे सामने आ गया ना तो मैं काट के फेंक दूंगा कमीने को। देखा देखा भाइयों, देखा कैसे बिरादरी में रह गई है, आग दिखा रहा है। आप भी तो देख रहे हो ना, देखो। सलीम माजिद सही कह रहा है। अरे मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसका मामला आपस में भी निपटा सकते थे, क्या जरूरत थी पुलिस को बुलाने की? पुलिस को बुलाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तू भी ड्रग्स के नशे में था, और फलक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि उसे ड्रग्स का नशा देकर उसके साथ गैंग रेप किया गया था। तो बता, तेरे साथ कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसका रेप किया? बोल। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? झूठ बोलता है। तो फिर तू वहां क्या कर रहा था? तेरी पहले से ही बुरी नजर थी ना फलक के ऊपर। पहले भी तूने उसके साथ छेड़खानी की थी ना? बोल। साहब मानता हूँ मैंने पहले उसके साथ, लेकिन मैंने अब कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोलता है? तो फिर वो ड्रग्स कहाँ से लाया जो तूने फलक को दिए थे? मैंने फलक को कोई ड्रग्स नहीं दिया साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी खातिरदारी करनी पड़ेगी। सलमान, शुरू हो जाओ। अगर मैं भागी ना तो आप पीछे छूट जाओगे, इसलिए अच्छा है कि अपन साथ साथ ही चलते हैं। अम्मी, आप ही तो कहते हो कि मैं आपकी दादी अम्मा हूँ, तो इस दादी अम्मा की बात मानो और घर जाओ। मैं लकड़ा भी काट लाऊंगी और खेल भी लूंगी। इकबाल ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, और फलक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसे कई सवाल थे इनके जवाब पाना आसान नहीं था। फलक को नशे की दवा खिलाकर गैंगरेप किया जा रहा था, तो इकबाल अकेला गुनहगार नहीं हो सकता था। तो वो कौन कौन थे और कितने लोग थे? लोकल पुलिस मान रही थी कि इकबाल के जरिए बाकी लोगों तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन जब इकबाल को अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। इसके बाद इस केस में मेरी एंट्री हुई। इकबाल पुलिस कस्टडी से कैसे भाग सकता है? जवाब दीजिए सर। फलक को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, फलक को इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम दिलाकर रहेंगे। और रही बात इकबाल की, उसे हम जल्दी ढूंढ लेंगे। थैंक यू सर एक मिनट सर, एक सवाल सर। बैन सर, ये इकबाल के दोस्त हैं। हमें पक्का यकीन है कि इन्हें इकबाल के बारे में मालूम है। लेकिन नौबत आई क्यों? मालूम है ना, मीडिया इस खबर का कैसे इशू बनाएगा? सर, इस बात के लिए तो हम भी शर्मिंदा हैं। दोनों लड़कों ने अपने जुर्म को बोला? नहीं सर। और इकबाल ने भी अपने जुर्म नहीं को बोला था। लेकिन सर, अब इस केस में जो भी करना हम करेंगे। हमें आपके एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, रंजीत इस केस में आपकी हेल्प करेगा। और ये रही इस केस की फाइल। जय हिंद सर। जय। सबसे पहले हमें वो जगह दिखाओ जहाँ फलक को आखिरी बार देखा गया और जिस जगह उसकी डेड बॉडी मिली थी। ओके सर, आइए। सलीम भाईजान, आपकी बेटी गुजर गई है और जिन लोगों को आपने अपना समझा उन लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। फिक्र मत कीजिए सलीम भाई, इस बुरे वक्त में हम आपके साथ हैं। ये सलीम भाई हमसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं वो पहले वाली नाराजगी तो नहीं पाल रखी है? तो फिक्र मत कर, जख्म ज़्यादा गहरा है पर इस जख्म को हमें ही भरना होगा। सर, यहाँ से हमें पैदल चल के जाना होगा। आइए।
सर फलक की अम्मी ने जब उसे आखिरी बार देखा तो फलक यहाँ पे लकड़ियां काट रही थी। उसके बाद फलक की अम्मी यहाँ से अपने टेंट वापस चली गई, लेकिन फलक यहाँ पे अकेली थी। क्या हुआ दादी अम्मा, चले अब घर? अरे नहीं नहीं मम्मी, बस थोड़ी देर और, आप जाके खाना बनाओ ना, मैं आती हूँ। ठीक है, लेकिन घर जल्दी आ जाना, खाना बनने से पहले। ठीक है अम्मी। सर कुछ घंटे बाद फलक की अम्मी जब उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंची तो फलक यहाँ नहीं थी और यहाँ पे कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी जिन्हें शायद फलक ने काटा था। यानी यहाँ से उसका अपडेट किया गया, तो फलक को यहाँ से ले जाकर 7 दिन तक कैद रखा गया। लेकिन सर फलक को यहाँ से कहाँ ले जाया गया, इसका कोई ट्रेल नहीं मिला था। फलक की डेड बॉडी कहाँ मिली थी? सर फलक की लाश यहाँ पे मिली थी। लाश बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, देख के हम सबकी रूह तक कांप गई थी। 7 दिन तक लगातार फलक को ड्रग दिया जा रहा था, वो भी एम्प्टी स्टमक, और लगातार उसका गैंग रेप किया जा रहा था। इतनी नफरत अकेले इकबाल तो नहीं निकाल सकता। क्या कुछ सहा होगा उस मासूम ने, तसव्वुर करना भी मुश्किल है। और हैरानी की बात यह है कि फलक की बॉडी पर कोई डीएनए नहीं मिला। तो साफ है, फलक की बॉडी को पहले पानी डालकर नहलाया गया, फिर उसे यहाँ लाकर डंप कर दिया गया ताकि डीएनए मिले ही नहीं। माना कि इकबाल पुलिस की कस्टडी से भागा, लेकिन वो अकेला सस्पेक्ट नहीं लगता। 18 साल के बच्चे का इतना दिमाग हो सकता है? जरूर इस सब के पीछे किसी और का दिमाग। मतलब सर, अगर ये इकबाल हमारे हाथ आ जाए तो बाकी के रेपिस्ट का भी पता चल सकता है। लेकिन इकबाल के हाथ लगने तक हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। एरिया की जितनी भी मेडिकल शॉप्स हैं, सब जगह पता करें, कहीं ना कहीं से वो नशीली दवाई खरीदी गई है जिसके ट्रेसेस फलक की बॉडी में मिले। उसके जरिए भी हम कातिलों तक पहुंच सकते हैं। ओके सर। फलक के स्कल पर जो इम्पैक्ट था, उसे किसी भारी पत्थर से मारा गया और उसके बाद उसकी बॉडी को यहाँ लाकर डंप किया गया, लेकिन वो पत्थर आसपास कहीं नहीं मिला। करेक्ट? यस सर। यानी कि सर उस पत्थर को वहां फेंका गया होगा जहां फलक का रेप और मर्डर किया गया था। राइट। फलक को 7 दिन तक इसी जंगल के रेडियस में कहीं कैद कर रखा गया होगा। पूरा जंगल छान मारो। रंजीत सर, इकबाल जंगल में जहाँ छुपा हुआ था वो जगह कहाँ? सर मैं ले चलता हूँ। सर जहाँ से हमने इकबाल को अरेस्ट किया था, ये वही घर है। जंगल के बीचों बीच इस सुनसान जगह पर यह घर किसने बनवाया? सर वो पहाड़ी पे आप झंडा देख रहे हैं, वहाँ एक मंदिर है। ये घर मंदिर ट्रस्ट वालों ने ही बनवाया था। दरअसल ट्रस्ट वाले यहाँ पे धर्मशाला बनवाना चाहते थे, लेकिन फंड पूरा ना होने की वजह से काम बीच में ही रोक दिया गया। सर ये घर तब से यूं ही सुनसान पड़ा हुआ था। सर हमने घर और घर के आसपास पूरी छानबीन की थी, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि फलक को यहाँ रखा गया होगा। फोरेंसिक टीम को बुलाओ, पूरा घर स्कैन करवाओ। हो सकता है कोई टेक्निकल एविडेंसेस मिले। और वो पत्थर जिससे फलक का चेहरा कुचला गया था, वो भी आसपास ही कहीं होगा। छान मारो। सर हम तो खुद शर्मिंदा हैं कि जो जगह हमने देवी के भक्तों के ठहरने के लिए बनवाई थी, वहाँ उस मासूम बच्ची का अपराधी छुपा हुआ था। बहुत प्यारी बच्ची थी साहब, कोई ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है उस बच्ची के साथ? आपकी तारीफ। सर ये इस मंदिर के ट्रस्टी हैं। 21 अप्रैल को यहाँ पे कोई भंडारा था? जी साहब। हाँ साहब, काफी लोग आए थे आसपास से। 21 अप्रैल को ही फलक की लाश मिली थी। इस भंडारे में कितने लोग शामिल हुए थे? आसपास के इलाके के तकरीबन 400-500 लोग प्रसाद ग्रहण करके गए हैं। इतना बड़ा उत्सव था तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई होगी। हाँ साहब, आप बताइए हम कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? मुझे भी रिकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है साहब, मैं इंतजाम करवाता हूँ। जितनी जल्दी हो सके इंतजाम करवाइए प्लीज। हाँ ले। एक बात पता चली है सर, फलक के पेरेंट्स को उसकी वंडाई कम्युनिटी ने अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसने अपनी कम्युनिटी के इकबाल को अंदर करवाया था। और अब वो लोग सलीम को वापस अपनी कम्युनिटी में लेने के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इकबाल के ऊपर से अपना केस वापस ले ले। इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों को फलक के माँ बाप का साथ देना चाहिए था, उनका सहारा बनना चाहिए था। आप लोग उनके जले पे नमक छिड़क रहे। साहब, आप लोगों को हमारे मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आज तक हमारी बिरादरी में कभी पुलिस नहीं आई है, लेकिन इन लोगों की वजह से हमें रोज आपकी शक्ल देखनी पड़ रही है। तो ये सब करके आप एक बच्ची के रेपिस्ट इकबाल की पैरवी कर रहे हैं? नहीं नहीं साहब, मेरा बेटा बेकसूर है साहब। तुम्हारा बेटा नशे की हालत में पकड़ा गया था और फलक को नशा देकर ही उसका रेप किया जा रहा था। और तुम्हारा बेटा बेकसूर है तो भागा क्यों? फलक के साथ गैंग रेप किया गया।
हो सकता है उसके बाकी मुजरिम भी यही मौजूद हो, जिनको बचाने की तुम सब कोशिश कर रहे हो। साहब हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, और हमारे बच्चों के पास नशा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मुझे पूरा यकीन है ये सब पूरा समुदाय के लोगों की करतूत है। पूरा समुदाय? जी हाँ साहब, वो लोग कभी हमारा भला नहीं चाहते। आप खुद सोचिए साहब, पूरे जंगल को, पूरे गांव को पुलिस ने छान मारा, कुछ नहीं मिला, लेकिन अचानक से पूरा समुदाय के राजन को वहां पर फलक की लाश मिल गई। मैं मानता हूं कि इकबाल ने फलक के साथ छेड़छाड़ की होगी, लेकिन उसका इतना बुरा असर नहीं कर सकता साहब। वो अपनी बिरादरी के लिए लोगों से लड़ जाता है साहब। अभी कुछ दिन पहले वो मोहन से भिड़ गया था। यहाँ कैसे आया तू? लकड़ियाँ काट रहा है? तेरे बाप का इलाका है क्या? तो क्या तेरे बाप का है? साले मुझसे जबान लड़ाता है तू? साले हाथ कैसे लगाया तूने? हाथ कैसे लगाया? साले मोहन कौन? ये पौरा समुदाय का है? नहीं साहब, मोहन पौरा समुदाय का नहीं है। वो मंदिर वाले अजय बाबू है ना, उनका भतीजा है साहब। और साहब मैं पक्का बोलता हूँ, फलक के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार ये पौरा समाज के लोग हैं साहब। और आपके पुलिस वाले मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं साहब। अब तुम अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस वालों के बारे में कुछ भी उलझुल बक रहे हो? मैं कुछ भी उलझुल नहीं बक रहा हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा बेटा बेकसूर है साहब। जय हिंद साहब। यहाँ क्या कर रहे हैं? साहब वो मैं पूछने आया था कि उस बच्ची फलक को किसने... तुझे उस बच्चे से इतनी हमदर्दी क्यों है? वो तो वनराई समुदाय की थी, जिनकी खुशी भी तुम पौरा समुदाय को बर्दाश्त नहीं होती है। साहब वो बातें अपनी जगह है, लेकिन मैं... तुझे छोड़ दिया इसका ये मतलब नहीं है कि तू राडार में नहीं है। क्राइम ब्रांच ने वनराई और तेरे पौरा समुदाय के एक आदमी का DNA लेने को बोला है। जो सच्चाई है वो जल्द सामने आएगी। चल यहाँ से जा। ललित सर, एक गांव वाले से काम की इन्फॉर्मेशन मिली है। फलक की डेड बॉडी मिलने के एक रात पहले जिस जगह पर उसकी लाश मिली थी, वहां 2 लोगों को स्पॉट किया गया था। उसे रोक कर रखो, मैं पहुंच रहा हूं। सर ये है वो। कौन थे वो लोग? अब उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा, इस इलाके के नहीं थे वो। स्केच बनवा सकते हो? सब वो लोग इतनी तेजी से निकले कि मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। एक तरफ ये आदमी बोल रहा है कि वो लोग इस इलाके के नहीं थे, मतलब इसने उन लोगों को अच्छी तरह से देखा होगा, लेकिन जब स्केच बनवाने के लिए कहा तो मना कर रहा है। कहीं इसने किसी के प्रेशर में तो ये बयान नहीं दिया था? इसके बारे में भी पता करता हूँ सर। जिन लोगों ने भी फलक के साथ ये सब कुछ किया है बहुत ही शातिर दिमाग के हैं, और इस आदमी का बयान इस शक का जवाब दे रहा। हो सकता है फलक के साथ ये सब कुछ करने वाले इस इलाके के ना हो। इसका मतलब सर आप ये मानकर चल रहे हैं कि इकबाल इसमें शामिल नहीं है? इकबाल शामिल हो सकता है, लेकिन किसी बाहर वाले के इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दम डाटा निकालो, अगर क्रिमिनल्स बाहर के यहाँ मोबाइल रखते होंगे तो कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। और जिस दिन फलक की डेड बॉडी मिली थी, पुजारी ने बताया था कि उस दिन मंदिर में भंडारा चला था, हजारों लोग शामिल थे। मैंने उस दिन की फुटेज मांगी थी, क्या हुआ उसको? आज सुबह ही मिले सर, चेक करवाता हूँ। इस वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं सबकी लिस्टिंग करो, पता करो कौन इस इलाके का और कौन नहीं। सबके फोन नंबर, एड्रेस मुझे चाहिए। ओके सर। सर हमने ऐसे 25 लोगों को ट्रैक डाउन किया है जिन्होंने आसपास के केमिस्ट से वही सेडेटिव्स खरीदे थे जो फलक के ब्लड में पाए गए थे, लेकिन सर उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है क्योंकि उन सभी ने परचेसिंग प्रेस्क्रिप्शन से ही की थी। उन 2 लोगों के बारे में कुछ पता चला जिनके बारे में उस गाँव वाले ने बताया था? फिलहाल तो कुछ नहीं सर, पर लगता नहीं कि वो आदमी गलत बयान देगा। उसके बारे में पता किया मैंने, लोकल विलेजर हैं और मंडराई कम्युनिटी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तब ये दोनों लोग वही हो सकते हैं जिन्होंने फलक के साथ दम डाटा निकला? या सर, दम डेटा पे काम करना शुरू कर दिया है। इकबाल के फादर और उसकी कम्युनिटी पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। इकबाल के बारे में तो कोई लीड नहीं मिली है सर।
पर इस मोहन के बारे में पता किया मैंने, लोकल रेजिडेंट है। कैसा बंदा साहब? प्लीज सर, मुझे इन सब चीज में मत घसीटिए। मेरा इन सब चीज से कोई लेना देना नहीं है सर। उससे इकबाल के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली सर, पर एक बात पता चली है, और वनराय कम्युनिटी के लोगों का अक्सर आपस में झगड़ा होता रहता है लकड़ी काटने को लेकर। इन दोनों कम्युनिटीज के झगड़े जंगल के बंटवारे को लेकर कभी खत्म ही नहीं होते। और वो पौरा समुदाय का राजन जिसने फलक की डेड बॉडी को देखा था, उस राजन के खिलाफ कुछ मिला? साहब मैंने पहले भी झूठ नहीं बोला था, मुझे बस उस फलक की लाश दिखी थी जंगल में। उसके मर्डर और रेप में मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। लेकिन तुम लगातार पुलिस स्टेशन आकर इस केस की अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हो। ये सब करके तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं। साहब आपको भी गलत फहमी हो रही है साहब। मैं पुलिस स्टेशन इसलिए आता जाता रहता था क्योंकि मैं जानना चाहता था साहब कि वो कौन है दरिंदा जिसने इस मासूम बच्ची के साथ इस तरह से, सिर्फ इंसानियत के नाते मैं पूछताछ कर रहा था साहब, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और एक बाप के दर्द को समझता हूँ मैं, जिसने फलक को खो दिया। सर मैंने इस राजन के बारे में पता किया, सब लोग उसके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं। उन सबका कहना है कि राजन ने हमेशा से ही पौरा और वनराय कम्युनिटी के बीच की लड़ाई को सुलझाने की कोशिश की है। पर राजन है तो पौरा कम्युनिटी का ही ना, अपनी कम्युनिटी के बंदे के बारे में बुरा क्यों बोलेंगे? और फलक के साथ किसी एक ने गलत नहीं किया, उसके गुनहगार कई हैं। अब सिर्फ राजन ही नहीं, सारी पौरा कम्युनिटी हमारे रडार पर है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 तो सिर्फ इस तरफ के हुए मेरी दादी अम्मा, और उस तरफ के? अरे अम्मी, ये तो बहुत आसान है। देखो, अगर 25 इस तरफ के हुए तो इस तरफ भी तो 25 ही हुए ना। और 25, 25, 50। लो हो गई गिनती पूरी। हाँ हाँ मेरी होशियार मलिका। हाय मेरी जान, फलक से सीधा मलिक काम ना दे मुझे मलिका नाम पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं फलक हूँ। जमीन पे फलक। वाह, क्या नाम दिया है बुजान ने मुझे। क्यों दिया था आपने नाम उसको? जमीन पे कभी फलक टिक सकती है क्या? चले गई ना हमें छोड़ के। ऐसे ही नहीं गई वो, बहुत मजबूत थी, उसका दम घोट दिया गया। 7 दिन तक लड़ती रही, लेकिन उसको नशा देके ये सब बाद में रोते रोते पुकारा होगा हमें उसने। भाईजान, मुझे आप और भाभी को इस तरह बिरादरी से अलग देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग चलिए मेरे साथ कुल्लू घाटी, मैं वहां पर आप लोगों का रहने का सारा बंदोबस्त कर दूंगा। यहाँ पर रहेंगे तो आप लोग फलक के जख्म से बाहर नहीं आ पाएंगे। फलक किसी जमीन में दफन है, और जब तक मेरी बच्ची फलक को इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं इस जमीन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। सर हमारी टीम को जंगल में पत्थर मिला है, इस पे ब्लड की ट्रेस है। इस पत्थर को फोरेंसिक के पास भिजवा, हो सकता है ब्लड फलक का। पत्थर कहाँ मिला? सर ये उस जगह से काफी दूर मिला है जहाँ इकबाल छुपा हुआ था। फोरेंसिक टीम का मानना है कि उस जगह की अच्छी तरीके से सफाई की गई थी सबूत मिटाने के लिए, उसके बावजूद उनकी टीम को वहां से कुछ बाल मिले हैं। किसी लड़की के बाल लगते हैं? या सर, बालों की लंबाई देख के लगता है फलक के हो सकते हैं। मतलब पूरे चांसेस हैं कि फलक को वहीं कैद करके रखा गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन इतना शातिर दिमाग जंगल में रहने वाले उन भोले वाले लोगों का तो नहीं हो सकता। तो सर आपको लगता है कि ये सब इकबाल ने नहीं किया? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? बोल क्यों नहीं रहे? हमारी फलक को इंसाफ नहीं मिलने वाला कुलसुम। अब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि
इकबाल ने फलक के साथ कुछ नहीं किया, बेकार ही उम्मीद बांध के बैठे थे। अब तुम ही बताओ, इकबाल ने नहीं तो किसने किया होगा? दुश्मन तो घर के अंदर ही है। सर उस इलाके का डम डेटा स्टडी किया मैंने। फलक की लाश मिलने के एक रात पहले जिन दो लोगों को उस गांव वाले ने पहचाना था, उनका पता चल गया है। वो दोनों सलीम के ही फुफेरे भाई हैं। नाम क्या है? नदीम और अफजल। अफजल और नदीम। अब ये अफजल और नदीम मंदिर के भंडारे में तो आएंगे नहीं। सर सलीम, अफजल और नदीम, इन तीनों की माँ आपस में बहनें थी। उनके नाम एक साजी की जमीन थी। बस उसी जमीन के बंटवारे को लेकर सलीम का नदीम और अफजल से झगड़ा चल रहा था। तो फलक के साथ जो हुआ वो कहीं इस झगड़े का नतीजा तो नहीं? और फलक की लाश को ठिकाने लगाने वाले कहीं यही दो लोग तो नहीं? हाँ सर, नदीम और अफजल के साथ में मेरे जमीन को लेके कुछ मसले हैं, लेकिन आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों ने आपकी बेटी फलक के साथ? नहीं नहीं साहब, वो तो मेरे भाई हैं। माना कि सगे नहीं है और उनके साथ कुछ जमीन को लेके मसले चल रहे हैं, लेकिन वो मेरी बेटी फलक के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए, जिस दिन फलक की बॉडी मिली उससे एक रात पहले ये दोनों उसी जगह देखे गए थे। आएंगे क्यों नहीं साहब? सलीम भाईजान की बेटी खो गई थी, हम तो बस हाल पता जानने आए हैं। फलक की लाश को ठिकाने लाने के बाद? कैसी बात कर रहे हैं साहब? हम क्यों मारेंगे फलक को? वैसे तो सलीम भी तुम दोनों पे शक नहीं जाता, पर फिर भी अब तुम दोनों हमारी रडार में, इसलिए हमसे बिना पूछे अपने इलाके से बाहर नहीं जाओगे तुम लोग। देख लो देख लो। तुम्हारे भाई तो क्या, किसी पर भी भरोसा नहीं है मुझे। अरे उन्होंने भी कम दुख नहीं दिया हमें। अरे कुलसुम, तुम चुप हो जाओ और अपना दिमाग चलाना थोड़ा बंद कर दो। तो वो मैं आपका हाल जानने आया था। बार बार हमारी फिक्र क्यों कर रहा है? हैं? हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहता है तू? निकल यहां से, निकल यहां से। सिर्फ मेरे भाई नहीं, ये भी है जिसपे पुलिस को शक है। क्या दिमाग? आपके भाई भी? तू निकला नहीं अब तक है? निकल यहां से, चल निकल, चल निकल। सर जिन लोगों ने मेडिकल स्टोर से सेडेटिव खरीदा था उनमें से एक को जीरो डाउन किया है। सर ये मयंक है, करीब 1.5 महीने पहले इसने सेडेटिव खरीदा था और फलक के गायब होने से कुछ दिन पहले इसने सेम दवाइयां दोबारा से खरीदी थी। क्या नाम बता? सर मयंक। मयंक, ये देखा देखा क्यों लग रहा है? इसको भंडारे के वीडियो में देखा होगा आपने सर। प्ले करो जरा। ये मयंक तो राजन के साथ दिख रहा है। और ये मोहन है जिसके साथ इकबाल का झगड़ा हुआ था। इस मोहन और मयंक से मिलना पड़ेगा। सर उसने तो मेरी नाक तक तोड़ दी। और तुमने बदला ले लिया? कैसा बदला साहब? प्लीज सर, मुझे इन सब चीज में मत घसीटिए। मेरा इन सब चीज से कोई लेना देना नहीं है सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे पहले भी दिखाई थी। मेरे मामा की दिमागी हालत ठीक नहीं। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये दवाई दिन में एक बार खिलानी है, राइट? हाँ। और केमिस्ट के हिसाब से ये दवाइयाँ तुम्हारे पास अभी भी बची होनी चाहिए। तो ये दवाई दोबारा खरीदने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि मेरे मामा ने दवाइयाँ मिसप्लेस कर दी थी, इसलिए दवाइयाँ दोबारा खरीदनी पड़ी। मोहन को जानते हो? हाँ साहब जानता हूँ, मेरे बचपन का दोस्त है, हम साथ में पढ़ते हैं। तो ये भी जानते होगे कि मोहन और इकबाल के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? साहब वो इकबाल हमारे इलाके के जंगल से लकड़ी काट रहा था, बस इसी बात पे झगड़ा हुआ था। पौरा समुदाय का राजन? राजन? साहब मैं पौरा समुदाय के लोगों को उनके नाम से नहीं जानता। ये मयंक और मोहन भंडारे की फुटेज में राजन के साथ दिख रहे हैं और ये कह रहा है कि राजन को जानते ही नहीं। ये राजन भी हमारा सस्पेक्ट है। कहीं ये कांड इन तीनों ने मिलकर तो नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं हमेशा लोगों को आपसी भाईचारे की सीख देता हूँ, जुर्म करने की नहीं। बस कर, बहुत पढ़ा ले तूने इंसानियत का पाठ। भंडारे में तू, मयंक और मोहन के साथ देखा गया। ये कांड तुम लोगों ने मिलकर किया, तुम तीनों ने।
तुम लोगों ने सोचा होगा जब बाकी लोग भंडारे में बिजी होंगे इस वक्त फलक की लाश को ठिकाने लगा दें। मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ, भंडारे में मैं मयंक और मोहन के साथ था, लेकिन वहां से साहब मैं अकेला ही गया था। आपको यकीन नहीं आता तो साहब मंदिर वाले अजय बाबू, विनय बाबू से पूछ लीजिए। अजय या विनय? विनय बाबू से। कौन विनय बाबू? वो मंदिर के ट्रस्टी हैं साहब, अजय राणा उनका बेटा है, चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है। जब मैं वहां से जा रहा था तभी वो वहां पहुंचा था। सर विनय भंडारे वाले दिन यहाँ नहीं था, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हम राजन के अलावा ही चेक कर रहे हैं। उसका कहना है कि भंडारे से जाते हुए विनय से मिला था। विनय? विनय सर चंडीगढ़ में पढ़ता है और वो उस दिन चंडीगढ़ में ही था। उसका एग्जाम था उस दिन। ये राजन जरूर कोई खेल खेल रहा है। कैसा खेल? सर ये तो आप पता लगाएंगे कि वो मेरे बेटे को लेकर झूठ क्यों बोल रहा है। सर उस दिन भंडारे में मौजूद सभी लोगों की लिस्टिंग की थी हमने, पर विनोद में नहीं देखा और सब लोगों से इंक्वायरी भी की, पर किसी को भी नहीं पता कि विनोद से नहीं आता। हो सकता है सर ये राजन झूठ बोल रहा हो। लेकिन ललित, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम खुद चंडीगढ़ जाओ और विनय के अलावा ही चेक करो। राइट सर। सर 21 तारीख को तो मेरा एसएसटी का एग्जाम था और गांव तो मैं गया ही नहीं था। सर विनय चंडीगढ़ एग्जाम के लिए गया था, अटेंडेंस रजिस्टर पे उसके साइन भी मिले हैं। फलक की बॉडी पे जो कपड़े हैं तुरंत मंगवाओ। राइट सर। ये माजरा कुछ अलग है। मैं जिसका नाम ले रहा हूं उनके बारे में सब कुछ पता करो, उनकी एक्टिविटीज, उनके कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शंस, सब कुछ। ओके सर। पहला नाम लिखो। यस सर। उम्मीद है अब हम इस केस को जल्दी क्रैक कर लेंगे। थैंक यू सर। जय हिंद। सर फलक के गायब होने के बाद अजय राणा ने अपने बैंक से 4 लाख विड्रॉ किए थे। इस विड्रॉल के बारे में जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो पैसा उसने भंडारे में दान देने के लिए विड्रॉ किया था। लेकिन सर भंडारे में दान देने वालों की पर्ची को मैंने देखा तो उसमें अजय राणा के नाम पे सिर्फ 30,000 लिखे हैं। तो इस अजय राणा ने बाकी के 3,70,000 का क्या किया? पता नहीं सर, लेकिन सर उसका यह बयान भी झूठा निकला कि भंडारे वाले दिन उसका बेटा विनय चंडीगढ़ में था, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर पे विनय के जो साइन मिले थे वो चेक करवाए मैंने, नकली थे। सर आप बेकार में हम पे शक कर रहे हैं। हमने पता लगाया है कॉलेज के अटेंडेंस रजिस्टर पर तेरे नहीं, तेरे कॉलेज के पीएन के साइन। अब सच बोलेगा? विनय ने तो सब कुछ सच बोल दी, बिना मार खाए बच गया। अब तुम लोग पहले मार खाओगे फिर सच बोलोगे या ऐसे ही बोलोगे? सर पौरा समुदाय और वनराय समुदाय से हम तंग आ गए थे। जबरदस्ती उन्होंने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया था और वहां रहने लगे और हमारे जंगल से लकड़ियां भी काटने लगे। पौरा समुदाय ने तो कुछ पैसे भी दिए थे रहने के लिए, लेकिन वनराय समुदाय तो बहुत टेढ़े थे। उनके लड़के ने हमारे भतीजे मोहन का नाक भी तोड़ दिया। सर हम लोग तो इकबाल को पकड़ के मारने वाले थे। सर हम लड़का लड़की को ही नहीं बल्कि दोनों समुदायों को सबक सिखाना चाहते थे। हमें पता था दोनों की आपस में बनती नहीं है, इसलिए हमने प्लान किया फलक को किडनैप करेंगे। इसके लिए मैंने अपने मामा की प्रिस्क्रिप्शन पे वो सेडेटिव्स खरीदे, फिर उसके बाद हमने फलक को उठा लिया।
5 दिन निकलने के बाद हमें लगा लड़की कभी भी मर सकती है। उसकी लाश को तो ठिकाने लगाना ही था। 2 दिन बाद मंदिर में भंडारा था, बहुत से लोग इकट्ठे होने थे, तो उसी दिन हमने सोचा कि इस काम को करेंगे। लेकिन तुम लोग जहां पर फलक का रेप कर रहे थे, वहीं से इकबाल गिरफ्तार हुआ। इसका क्या चक्कर है? इकबाल अपने लोगों के साथ फलक को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि हमने लाश को डंप कर दिया था। और जब हम वहाँ की सफाई कर रहे थे तो इकबाल वहाँ आ गया। ये क्या कर रहे हो? किसका खून साफ कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हमें पहले लग रहा था कि फलक की बॉडी को डंप करने से पहले ही उसके कपड़ों से डीएनए साफ किए गए होंगे, लेकिन फलक की डेड बॉडी की तस्वीर की गौर से जांच करने के बाद हम सबका राज खुल गया। यानी फलक के कपड़ों को धोने का काम पुलिस को उसकी बॉडी बरामद होने के बाद किया गया। तुम लोग उसके मर्डर और गैंग रेप की तहकीकात कर रहे थे, सिर्फ 3,70,000 के लिए अपना ईमान बेच दिया। 3,70,000 तो सिर्फ शुक्राना था। असल बात तो ये थी कि वे भी इन दोनों समुदाय से बदला लेना चाहते थे। तुम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर एक बदनुमा दाग हो। फलक 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 अबू फलक 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 अबू 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 फलक तकरीबन 40 दिन की तहकीकात के बाद फलक गैंग रेप केस सॉल्व हुआ। मैंने अपना काम कर दिया था, लेकिन मुझे चैन की सांस नहीं मिली, क्योंकि उस मासूम बच्ची फलक का चेहरा अभी तक मेरे जहन से नहीं निकल पाया। जो कुछ भी हुआ वाकई गैर इंसानी है। अतिक्रमण को लेकर जो मुठभेड़ वंडाई समुदाय के इकबाल और मोहन के बीच हुई थी, अगर वक्त रहते वहां के समझदार और बुजुर्ग लोग उसे सुलझा लेते तो फलक शायद आज भी हमारे बीच जमीन पर फलक की तरह होती। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।